Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the procedure of incorporating a Section 8 company. First of all, Section 8 कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? सेक्शन 8 कंपनीज को हम लाइसेंस कंपनीज भी बोलते हैं क्योंकि इनको लाइसेंस मिल जाता है अंडर सेक्शन 8 of Companies Act 2013. Section 8 company is a company which is incorporated for non-profit. Means ये non-profit organizations कहलाते हैं. ये इनका जो basic objective होता है वो profit earn करना नहीं होता है. इनका जो main motive होता है वो society के welfare के लिए होता है. और इनकी कंपनीज में सेक्शन 8 कंपनीज में डिविडेंड पे नहीं किया जाता है टू देयर मेंबर्स. These companies are registered for social welfare, charity and meeting the objectives of the organization towards the society at large. तो बेसिकली ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो रजिस्टर की जाती हैं एज अ कंपनी to take the benefits of company like perpetual succession, separate legal entity, limited liability, etc. Now the steps for the registration of the company. फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई फॉर द डिजायर्ड नेम. आप जो भी अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं सबसे पहले आप वो नाम अप्लाई करेंगे. नाम अप्लाई किया जाएगा इन V3 पोर्टल ऑफ MCA और उसमें आता है स्पाइस प्लस फॉर्म. स्पाइस प्लस फॉर्म के पार्ट ए में जाके नेम अप्लाई किया जाता है कंपनी का. तो आप कोई भी अपनी चॉइस के 2 प्रपोज नेम्स उसमें डाल सकते हैं. उस फॉर्म में आपको बिजनेस एक्टिविटी कोड भी चूज करना होगा. जिस हिसाब से भी आपकी कंपनी काम करेगी, जो भी बिजनेस एक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस एक्टिविटी कोड चूज करना होगा. कोई भी 2 नाम डाल के जो आपको लगते हैं आपको अपनी कंपनी के रखने चाहिए वो आप अप्लाई कर देंगे. अगर CRC के पास वो नेम अवेलेबल होंगे एज पर दी क्राइटेरिया तो वो आपको एक नेम प्रोवाइड कर देगा. अगर नहीं होंगे, दोनों ही नाम आपके रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक दोबारा से उस एप्लीकेशन को रीसबमिट करना होगा कोई भी 2 फर्दर फ्रेश नेम्स के साथ. इसके बाद क्योंकि सारी पूरी कंपनी का प्रोसीजर, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन फॉर्म्स जाएंगे, ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन फॉर्म जाएगा, तो इसके लिए हमको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी. तो उसी के साथ जब तक आपका नेम आता है आप कंपनी के जो भी मेंबर्स है, डायरेक्टर्स बनने जा रहे हैं उन सभी के DSC के लिए अप्लाई करेंगे. Next step is to fill up the application form for incorporation in form Spice Plus Part B. स्पाइस प्लस फॉर्म के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. आप 2 तरीके से एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो. सबसे पहले जो हमने नेम को अप्लाई करना है इन फॉर्म पार्ट ए और उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड फीस को पे करते हुए हमने सबसे पहले नेम को अप्लाई कर दिया. जब हमारा नेम अलॉट हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, उसके बाद हम पार्ट बी को फिल कर सकते हैं. अदरवाइज हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है कि हम जब पार्ट ए को फिल कर रहे हैं, जब अपने नेम्स को अप्लाई कर रहे हैं, उसी में कंटिन्यू करते हुए हमने पार्ट बी को भी फिल करके अप्लाई कर दिया फॉर द इनकॉर्पोरेशन. बट अगर उस केस में अगर आपको नेम्स अप्लाई, जो आपने नेम अप्लाई किया है वो रिजर्व नहीं हुआ या वो अलॉट नहीं हुआ तो आपका रीसबमिशन आ जाता है और फिर आपको दोबारा से पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन का भी दोबारा फिल करना पड़ता है. तो अगर आपने पार्ट ए को फिल किया है पहले, मींस सिर्फ आपने नेम को अप्लाई किया है और अब आपका नेम रिजर्व हो चुका है, तो उसके बाद अब आप फिल करेंगे पार्ट बी. पार्ट बी को फिल करने के लिए आपके पास 20 डेज का टाइम होता है जब से आपका नेम अप्लाई, जब से आपका नेम अप्रूव हुआ है. तो पार्ट बी जब हम फिल करते हैं तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ अटैचमेंट्स लगाई जाती हैं और उसके साथ ही वो ऑनलाइन फिल हो जाता है. स्पाइस प्लस फॉर्म एक एडवांस फॉर्म है जिसमें कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको उसी के साथ अप्लाई होने पे ही मिल जाते हैं. जैसे कि नेम रिजर्वेशन, आप उसी फॉर्म में नेम अप्लाई कर सकते हो कंपनी का और इनकॉर्पोरेशन भी कर सकते हो. उसी के साथ जो डायरेक्टर्स हैं उनका डिन नंबर आपको अलग से अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उसी के साथ मिल जाता है. टैन एप्लीकेशन, पैन एप्लीकेशन, EPFO रजिस्ट्रेशन, ESIC रजिस्ट्रेशन और GST रजिस्ट्रेशन, ये सभी रजिस्ट्रेशन भी उस इनकॉर्पोरेशन फॉर्म के साथ हो जाते हैं. तो जब कुछ पर्सन्स या एसोसिएशन ऑफ पर्सन स्पाइस प्लस फॉर्म को फिल करते हैं विद ROC विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस और जब वो रजिस्टर हो जाती है वो तब वहां पर हमारा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. Next step is to fill out the relevant forms.
अब हमने स्पाइस प्लस पार्ट बी को जब सबमिट कर दिया, उसके साथ ही हमारे कुछ लिंक्ड फॉर्म्स हैं जो कि हमको फिल करने होते हैं। फर्स्ट स्पाइस एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें बेसिकली जो कंपनी के जो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं कि कंपनी कौन से काम करेगी। नेक्स्ट इज स्पाइस एओए, तो कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे ही स्पाइस एओए में कवर हुए जाते हैं। नेक्स्ट इज अजाइल फॉर्म। अजाइल फॉर्म में हम जीएसटी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। तो इस अजाइल फॉर्म में हमें इतनी सारे रजिस्ट्रेशंस मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज INC 9। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें सब्सक्राइबर्स या फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी ये डिक्लेयर करते हैं कि जो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी अटैचमेंट्स वो दे रहे हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे की सारे करेक्ट हैं। तो ये थे सारी लिंक्ड फॉर्म्स जो आपके स्पाइस पार्ट बी के साथ किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए फिल किए जाते हैं। नेक्स्ट आर दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। तो जब आप अपना स्पाइस पार्ट बी फॉर्म फिल करेंगे तो उसके साथ ही कुछ अटैचमेंट्स लगाई जाती हैं। फर्स्ट इज एस्टिमेटेड ऑफ द फ्यूचर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 years प्लस सोर्सेज ऑफ इनकम एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ये अटैचमेंट एक डिफरेंट अटैचमेंट है इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। बाकी सारी अटैचमेंट सेम होती हैं एज इन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, लेकिन एक ये अटैचमेंट है जो सेक्शन 8 कंपनी में रिक्वायर्ड होती है। इसमें आपको एस्टिमेट देना होता है जो भी आपके फ्यूचर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंसेस रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 3 years। यहाँ पे वर्ड हमने प्रॉफिट एंड लॉस का यूज नहीं किया है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर का यूज किया है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी एक प्रॉफिट अर्निंग कंपनी नहीं होती है, वो नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंपनी होती है। इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आपको एक एस्टिमेट मेंशन करना होता है कि कहाँ पर आपकी कंपनी कहाँ से इनकम अर्न करेगी और दूसरा उसको कहाँ एक्सपेंड करेगी, मीन्स उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो कहाँ कहाँ उसके खर्चे होंगे। उसके साथ ही जो रिमेनिंग हमारे अटैचमेंट्स हैं वो सेम है एज ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। फर्स्ट इज यूटिलिटी बिल ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे सिचुएटेड होगा उसका एक एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूटिलिटी बिल देना होगा आपको, विच शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 months। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन बाय द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर्स। उसके साथ ही आपको आईडी प्रूफ्स और रेजिडेंशियल प्रूफ्स देने होंगे, जिसमें कि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर, आधार, बैंक स्टेटमेंट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एनी वन मीन्स पेन कार्ड होना चाहिए, उसके साथ आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई भी एक होना चाहिए। नेक्स्ट है रेंट एग्रीमेंट विच शुड बी ड्यूली नोटराइज्ड एंड एनओसी फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अ रेंटेड प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट के साथ एनओसी प्रोवाइड करनी होती है। ये सारे ही अटैचमेंट्स थे जो आपको स्पाइस पार्ट बी फॉर्म के साथ लगाने होते हैं। जब आप फॉर्म फिल कर दोगे, अगर आरओसी सेटिस्फाइड है तो वो आपको सीओवाई इशू कर देगा अलॉन्ग विद द लाइसेंस। बट इन केस अगर आपका आरओसी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपको कुछ पॉइंट्स पे रीसबमिशन दे सकता है, जिन भी पॉइंट्स पे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको उन पॉइंट्स को क्लैरिफाई करते हुए उस फॉर्म को दोबारा रीसबमिट करना है, और हो सकता है अब आरओसी सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है और आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है।